हरण ये सब छोड़ो और अपनी भाषा, अपना चिंतन और अपनी शैली विकसित करो। आशय नहीं छोड़ना, ऐसा उसको छोड़ना नहीं छोड़ना, इसका स्वरूप रहता है। कभी कभी क्या होता है कि ग्रंथ को छोड़ दिया तो ग्रंथ का आशय भी छोड़ दिया। इस रूप में हमारे हमारे अपने अध्ययन का क्या स्वरूप है, इसका एक लेखा जोखा थोड़ा करना चाहिए। ऐसा होता है कि ग्रंथ छोड़ने का अर्थ है उसमें समझो वो जानकारी है। अब पांचवें ग्रंथ में इंटरनेट पर विश्व स्थिति ऐसा जो है, उसमें तो अनेक प्रकार की जानकारी में परिवर्तन हुआ है। 2017 में लिखे गए ग्रंथ, तो उसमें जो जानकारी होगी वो उस समय की होगी। आज उसके बाद 8 वर्ष बीत गए तो बहुत सारी जानकारी बदल गई है। बहुत सारी घटनाएं घटी होंगी, अनेक प्रकार के डेवलपमेंट्स हुए होंगे। तो उसके आधार पर जो डिटेलिंग है, जो जानकारी है, उसमें तो काफी परिवर्तन आया होगा। तो हमारे लिए कि ग्रंथों का पुनरावलोकन करके उसकी रचना में कुछ बदल करना चाहिए क्या, इसका विचार करना, वो विचार हमारे मन में स्वाभाविक ही आएगा। परंतु उसका जो सिद्धांत है, उसका जो आशय है, उसका जो संदर्भ है, वो नहीं बदलेगा। इस रूप में दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि क्या 10 ग्रंथों को एक साथ एक यूनिट के रूप में हम देख सकते हैं? ये इसलिए है कि हम समग्र शिक्षा की बात कर रहे हैं, उसको लेकर ये रचनाएं सारी हुई हैं। तो ऐसा हम कर पाते हैं क्या? तीसरा बिंदु है, ये दोनों बातें हमने जो विषय पसंद किया है, उनका उसका आधार और संदर्भ है। हम जो भी रचना करेंगे, जो भी उसकी विषय वस्तु होगी, जो भी उसकी शैली, निरूपण, जानकारी, विस्तार, संदर्भ होंगे, उसका आधार और संदर्भ तो ये ग्रंथ हैं। इसी आशय से तो हमने 5 बड़े ग्रंथों के साथ 5 ये सूत्र ग्रंथ और रचना ग्रंथ भी जोड़े हैं। ये तीसरा हमारे विषय का आधार हुआ, संदर्भ हुआ। चौथी बात है, हम जब अपना विषय निरूपण करते हैं तब भी प्रारंभ तो बीज से ही होता है। इसलिए हमारे कोई भी शास्त्र देखो, शास्त्र या को भी कला हो, माने संगीत, नाट्य, ये सब हो, या धनुर्वेद जैसा एक शुद्ध राजनीतिक और युद्ध जैसी बात है, युद्ध शास्त्र हो, तो भी इन सब का आधार अध्यात्म होता है। तो शास्त्र निरूपण का प्रारंभ, प्रथम अध्याय यदि देखेंगे तो वो अध्यात्म को लेकर ही होता है। और उस अध्यात्म के साथ धर्म, संस्कृति, इतिहास, ये सारी बातें आती हैं। बड़ा संक्षेप में वर्णन होता है, क्योंकि वह हमारे ग्रंथ का मुख्य विषय नहीं है, वह संदर्भ है, मूल संदर्भ है। तो वहीं से हम किसी भी शास्त्र का प्रारंभ ऐसे ही होता है, अध्यात्म, धर्म और फिर वर्तमान स्थिति, विश्व स्थिति, क्योंकि तभी तो उसका प्रयोजन होता है। तो ये प्रयोजन के संदर्भ होते हैं, आधार होता है। उसको लेकर फिर हमारे ग्रंथ का, हमारे भाष्य ग्रंथ हो या कोई भी हो, इसका प्रयोजन क्या है ये बताया जाता है। और फिर तीसरे अध्याय से उस ग्रंथ का, उस प्रतिपादन का मुख्य विषय शुरू होता है।
तो उसका आधार तो यही होता है। ऐसे फिर वो निरूपण जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वैसे वैसे वो जो केंद्रवर्ती विषय है उसी को लेकर फिर होता है। और उसका जब अंत होता है, समापन होता है, तब भी उस मूल प्रयोजन, उस मूल संदर्भ और उस मूल अधिष्ठान जो है, आधार जो है, उसके साथ उसका संबंध जोड़कर फिर जहां से शुरू किया था वहां हम पहुंचे कि नहीं, उस प्रकार से वह होता है। तो हम जब हमारे विषय का अध्ययन करने लगे और निरूपण की रूपरेखा हम तैयार करें, तो इन बातों को भी ध्यान में रखना ये आवश्यक है। हमारे संदर्भ वर्तमान भी है और भूत भी है, पुरातन भी है, नूतन भी है, दोनों ही हैं। तो क्रियान्वयन की दृष्टि से तो वह नूतन है, आधुनिक है। आधार के रूप में वह अत्यंत प्राचीन, पुरातन ऐसे हैं। वो पुरातन और नूतन का मेल बिठाने वाली जो पद्धति है वो खास भारतीय पद्धति है। इसका भी हमारे विषय के निरूपण में हम ध्यान में रखेंगे। तो इतनी 4 मुद्दे मैंने बताए हैं। उसके ऊपर आप लोगों को अपने अपने विषय के संदर्भ में या सामान्य संदर्भ में कुछ भी कहना है, पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। और फिर रिफ्लेक्शन ये हो सकता है कि हमने जो विषय तय किया है उसके उसमें हमने ऐसा विचार कितनी मात्रा में किया है, किस रूप में किया है, या अब करने की आवश्यकता है, ऐसा लगता है। तो अभी मैंने बताए वे 4 मुद्दे, और हमने जो अपना अपना विषय चुना है और जिसके ऊपर हमने काम करना शुरू किया है, उन दोनों का मेल कैसा है, ये मुख्य मुद्दा है। तो आप कुछ भी अभी पूछ भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। अगले 15 मिनट तो हम इसके ऊपर देंगे। साई प्रणाम। जी नमस्कार। जैसे आपने बोला, मुझे लगता है कि 8 वर्षों में कोविड के बाद और मोबाइल फोन और मीडिया, मुझे लगता है ये भी बहुत भारी एक बहुत प्रकार भारी से परिवर्तन है। बहुत भारी परिवर्तन है। और अ, गुरुकुल के परिप्रेक्ष्य में और वैसे भी मनुष्य इतना उलझ गया है मोबाइल फोन के उसमें कि जो हम लोगों ने यूनाइटेड नेशंस और यूनिसेफ और ये सब के बारे में और जीडीपी और इन सब की जो चर्चा करी है, वो इस सब के सामने छोटा लगने लगा है एक्चुअली। सही अपनी बात है। अपनी अपनी बेसिक उलझ से ही मनुष्य निकल नहीं पा रहा है, तो हाँ बड़ी हाँ। इसको क्या समझ पाए। माने जैसे जैसे हम युद्ध में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे शत्रु पक्ष में बहुत बड़े बड़े शस्त्र उपलब्ध हो रहे हैं उनको, और उन शस्त्रों का मुकाबला करने वाले हमारे शस्त्र कहाँ हैं, वही हम समझ नहीं पा रहे हैं। इतने बड़े बड़े हादसे जिसको कहते हैं ना, भूकंप कहो, उल्कापात कहो, ऐसा ऐसा दुनिया में हो रहा है। उसके सामने मुनि जी, मुझे अभी याद आया, परसों एक युवती यहाँ मिलने के लिए आई थी। अब वो पुणे की है, यहाँ उसको जॉब लगी है, इसलिए किसी ने बताया होगा कि यहाँ जाकर आप इंदुमती और नियतिताई से जरूर मिलना, ऐसे करके आई थी। वो आईटी की और इसकी भी जानकार है और कंपनी में उसको जॉब लगी है। उसने कहा ये एआई है ना, ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु सिद्ध हो रहा है। और ये मुझे इतना सुखद आश्चर्य था कि ये अभी एआई ने ग्रस लेने की शुरुआत ही की है, तब ये एकदम सावध होने वाली मनस्थिति में भी आ गई है। अगर इसको यही भावना
यही धारणा बलवान होने लगी तो फिर उसमें से कुछ रास्ता होगा, क्योंकि ये मानसिक संकट भी उतना ही है जितना व्यावहारिक है, उतना ही मानसिक संकट है कि हम उसको ऐसे स्वीकार कर रहे हैं जैसे भगवान आ गए ऊपर से उतर कर। दूसरी ओर हमारे सारे अंतर्राष्ट्रीय से लेकर हमारे देश की सरकारें सारी एआई एआई एआई, डिजिटल इंडिया, डिजिटल यूनिवर्स सब करने लगे हैं। तो दोनों ही बातें अभी साथ-साथ चल रही हैं। ये एआई की जर्नी मैं तो बोलता हूँ अभी जो भी हाँ, बात करता हाँ, है कि ये आज नहीं शुरू हुई है और 5 साल पहले नहीं हुई है, ये 200 वर्ष पहले हुई है। हाँ, हुई इसे जैसे हमने फैक्ट्रीज शुरू करी, मशीन हाँ, हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये तो उसका फल आने का प्रारंभ हुआ है, अभी तो फल लगने का। हाँ, बाकी बीज तो हाँ, उसी समय बोया था, इसलिए हम हमारे जो सूत्र ग्रंथ हैं, उसमें हैं, आपको ऊर्जा का विचार करना पड़ेगा, यंत्र का नहीं। यंत्र से पहले ऊर्जा का विचार ही करना पड़ेगा और खड़े होकर अंगद की तरह पैर ठोक कर प्राण ऊर्जा से चलने वाली यंत्र रचना और उसी से चलने वाले उद्योग, ये जब तक नहीं होते तब तक स्वास्थ्य, पर्यावरण, संस्कृति, मानस, इसका संकट दूर होने ही वाला नहीं है। सब कुछ उसके बलि चढ़ जाएंगे। तो ये युद्ध तो हमारा बिल्कुल कटोकटी का माने कटाकट एकदम मूल से ही शुरू है। बीच में समझौते जितने भी किए उतने हमारा परिश्रम सारा व्यर्थ जाने वाला है। तो उस रूप में हमारा विषय निरूपण और उस विषय को लागू करने की हमारी व्यवस्था, इस रूप में देखो। ते ही आस-पास के लोग, हमारे लोग कैसे कैसे प्रतिशत देते हैं। अरे दुनिया को क्या पिछड़ेपन का, आज के ज़माने में ऐसा-वैसा बोलने लगते हैं ना, हमको वहाँ तक जाना ही होगा। ऐसा कन्विक्शन जब होगा, तब तो कुछ रास्ते निकलेंगे। तो हम लोगों ने ऐसा भी एक संदर्भ मन में ठानना चाहिए, हमने युद्ध छेड़ा है, बिल्कुल युद्ध है। और और इधर का उधर का ऐसा ही है कि विश्व युद्ध, माने विश्व युद्ध केवल मनुष्यों के बीच में नहीं, ब्रह्मांड तक इसका जाने वाला है। संदर्भ इस प्रकार का युद्ध छेड़ा है। उस युद्ध में शस्त्र साधना कैसी करनी है और व्यायाम कैसा करना है और व्यूह रचना कैसी करनी है, ये सारे विचारणीय विषय होने वाले हैं, हो ही गए हैं, होना ही है। खैर अभी अरे हमें हम हाँ, तो चक्रव्यूह के बीच में फँसे हुए हैं बिल्कुल। हाँ, तो हम न्यू बनकर संतोष न माने। वही मैं बच्चों के हाँ, साथ इधर बात किया, हाँ, मैंने यही हुँ, प्रस्तुति करी, उनके साथ ये हुँ, बात करी हुँ, कि क्या हम अभिमन्यु हैं, अर्जुन हैं या हम हुँ, तीसरी तीसरी सिचुएशन है जहाँ हमें मालूम ही नहीं कि हम युद्ध में हैं और फँस के हम लोग मर रहे हैं। हो क्या रहा है? तो हो सही क्या बात रहा है। है? तो ये तीनों हुँ, परिस्थिति में मैं कौन हूँ? हुँ, और हमें तैयारी किस प्रकार की रखनी है कि हमें अर्जुन बनना हाँ, है तो हमको किस हाँ, लेवल का, किस डेप्थ का हमें तैयारी होना है देखिए। हाँ, बिल्कुल। ये युग परिवर्तनकारी भी हैं। जैसे महाभारत के युद्ध के बाद द्वापर से कलयुग आ गया था, शुरू हो गया था। तो संदर्भ बदल गए थे, युग परिवर्तन हुआ माने क्या हुआ? संदर्भ बदल गए थे। द्वापर से कलयुग में जितना परिवर्तन प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक माने भौतिक मानसिक दोनों आ गए, होता है, उतना परिवर्तन अभी भी चल रहा है। तो मैंने कहा ना कि अपने-अपने विषय को लेकर
इतने व्यापक संदर्भ में हमको विचार करना होगा। ये हमारा पहला और दूसरा अध्याय है। बाद में दोनों अध्यायों के आधार पर अध्याय होने वाला है। इसमें आज की स्थिति का जैसे हम बोलते हैं युगानुकूल विषय की प्रस्तुति जो है युगानुकूल रूप में होनी है, और सिद्धांत पकड़कर आज की व्यावहारिक दृष्टि क्या हो, व्यावहारिक प्रक्रिया क्या हो या व्यवस्था क्या हो, ऐसा हमको देखना है। अभी इसमें एक ये भी आता है कि एक दृष्टिकोण तो इस रूप का होगा कि लोगों की मानसिकता आज कैसी है, और उस मानसिकता को समझकर अपने विषय को रखना, माने उनको समझ में आए या उनको वो कनेक्ट कर पाए। हाँ, ऐसा तो एक बात होनी चाहिए। हाँ, और दूसरी कि जब हम युगानुकूल माने आज के समय में हम क्या ग्रहित मान लेते हैं, उसका बड़ा ध्यान रखना है। माने हम ऐसा तो बोलते हैं कि ये जो कंप्यूटर्स हैं और इंटरनेट है और इंटरनेट आसुर बोलते हैं, हाँ, लेकिन आज जब हम कोई भी एक नई व्यवस्था की योजना बनाए या कोई भी एक नई व्यवस्था के बारे में माने उसका एक प्रारूप सबके सामने प्रस्तुत करें अपनी ओर से, क्या क्या ग्रहित मानना है कि ये तो अभी रहेगा, हाँ, क्योंकि कल तो सब कुछ बदलने वाला नहीं है, ये तो एक प्रक्रिया होने वाली है। ये जो बदलाव है, ये धीरे धीरे बदलाव आए, इसका भी निरूपण करना है। माने हम आज कैसे हैं और हमारा लक्ष्य क्या है, दोनों के बीच की कड़ी अगर नहीं जोड़ी तो नहीं होगा। हाँ, तो नहीं होगा। तो ये माने आज इंटरनेट है, तो आज अगर हम कोई एक व्यवस्था, इंटरनेट तो एक उदाहरण रूप में ले रहा हूँ कि आज इंटरनेट है, तो उसका उपयोग करते हुए हमारी नई व्यवस्था कैसे बैठेगी और धीरे धीरे इंटरनेट इंडिपेंडेंट कैसे हो जाएगी, ये माने आज मैं क्या नहीं हटा सकता हूँ, उसको कैसे धीरे धीरे हटाना है, और आज क्या हटा सकता हूँ, उसको कैसे आज ही हटाना है। माने ये करनी है आज से लेकर हमारे लक्ष्य की, वो दोनों को जोड़कर कैसे देखना है, ये भी हमको शायद विचार करना रहेगा। जो आइडियल स्थिति है उसी का ही विचार नहीं करना है, वहां तक पहुंचने का भी हमको विचार करना चाहिए, मार्ग बनाना है वहां तक पहुंचने का। तो इसी को स्ट्रेटेजी बोलते हैं। अब स्ट्रेटेजी को का विचार आते ही दो बातें, दो संदर्भ मुझे स्मरण में आए। देखो, जब हस्तिनापुर छोड़कर इंद्रप्रस्थ में नई राजधानी बनानी थी, तो महलों का निर्माण करने के लिए, युधिष्ठिर का महल निर्माण करने के लिए मय दानव आया था। ये असुर ही है, दानव माने असुर ही है, और उसने इतना अद्भुत महल बनाया। अब ये दानव शक्ति का उपयोग तो किया, और ये मय दानव, आज भी मय देश, जो उस समय का मय देश है, उसी का आज का नाम अमेरिका है। आप समझे? तो युधिष्ठिर ने और पांडवों ने मय दानव की कारीगरी का और निर्माण क्षमता का, अद्भुत क्षमता का उपयोग तो किया, परंतु दानवों को, असुरों को हराना, उसको परास्त करना, ये भी भूले तो नहीं थे, ये भी भूले नहीं थे। तो स्ट्रैटेजी इसी को कहते हैं। तो फिर जो आज की शक्ति है, उसके पास जिसको भौतिक संपत्ति कहते हैं वो भी है, कारीगरी शक्ति भी है। बुद्धि के बिना ये इंटरनेट की दुनिया चलती कैसे है, नहीं चलती।
तो बुद्धि भी है, बल भी है, यानी शारीरिक बल भी है, संपत्ति भी है, सब कुछ है, परंतु वह असुर है। तो ये असुर को परास्त करने के तरीके क्या होते हैं? उससे दूर रहना तो नहीं होता, लेकिन असुर को अपनी शरण में लाना और असुर से ज्यादा शक्तिमान होना, ये तो होता ही है। कभी भी आपकी रेखा बड़ी नहीं है तो आप जीत तो नहीं पाते, और आपकी रेखा बड़ी किए बिना उससे दूर रहने से तो कुछ नहीं होता, वो तो दुनिया में पकड़े ही जाते हैं, दूर रहकर तो नहीं होते। तो हमारी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा तो ये है कि परास्त करने वाले मुद्दे कौन कौन से हैं, स्थान कौन कौन से हैं, और उसका उपयोग करने के तरीके और स्थान कौन कौन से हैं। वो डिपेंड करता है कौन सी किसकी बात हम कर रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो इट एवरीथिंग इज रिलेटिव इन दैट सेंस, वो तो सापेक्ष है कि कहाँ किस रूप में हम पेश आते हैं। दूसरा मुझे स्मरण में आया, देखो युग के अनुसार, युगानुकूल, इसकी व्याख्या करते समय हमें बहुत स्पष्ट होना चाहिए। जमाने के अनुसार चलो, ये युगानुकूल का ही सामान्य वर्जन है, जमाने के अनुसार चलो। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जमाने के अनुसार चलना है, कुछ बात का अनुपात कैसा होगा, दोनों बातों का स्वरूप कैसा होगा, इसका विचार करना है। युगानुकूल माने देश काल परिस्थिति के अनुसार, समय कैसा है, वातावरण कैसे, आसपास की स्थिति कैसी है, वो का इलेक्शन नहीं है, उसके अनुसार देश काल परिस्थिति को ही बदलना है। बहुत छोटा उदाहरण अगर लिया तो भाई 5 वर्ष की आयु तक बच्चों को घर से बाहर विद्यालय में नहीं भेजना है, ये मनोविज्ञान का सिद्धांत है, ये व्यवहार का भी है। अब नहीं भेजते हैं ऐसा सिद्धांत पकड़कर बैठे तो नहीं चलेगा, तो हमें उसका पर्याय क्या है ये देखना होगा। फिर लोग पर्याय अपनी अपनी हैसियत के अनुसार ढूंढते हैं, किसी ने होम स्कूलिंग शुरू किया, किसी ने घर में ही, किसी ने शिशु वाटिका बनाई, और उसमें अभिभावक प्रशिक्षण में ये कहा कि शिशु वाटिका का अंतिम लक्ष्य क्या है, शिशु वाटिकाएं सारी बंद हो जानी चाहिए और घरों में पहुंच जानी चाहिए। तो दिस इज पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी, ये सिद्धांत नहीं है। देश काल परिस्थिति के अनुसार अगर हम शिशु वाटिका नहीं चलाएंगे तो लोग तो भेजने ही वाले हैं, उनको कैसे रोकेंगे? तो फिर आपने लंबा रास्ता लिया कि आप शिशु वाटिका चलाते भी हैं, लेकिन प्रयास आपका ऐसा है, अंतिम लक्ष्य ये है कि लोग बच्चों को विद्यालय में भेजने का विचार भी न करें, ये है। तो है ऐसी स्थिति आना जिसमें संघ समाज में विलीन हो जाएगा और संघ नाम से अलग अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन आज के आज संघ बंद थोड़े हो जाएगा, नहीं, संघ इस लक्ष्य को पहुंचने के लिए 100 वर्षों से प्रयास कर रहा है, हो सकता है और आगे 100 वर्ष करना होगा, परंतु आदर्श क्या है? संघ समाज में विलीन होना, शिशु शिक्षा का हिस्सा नहीं रहना। शिक्षा का आदर्श क्या है? ये अभी वर्तमान में चल रहे विद्यालय इस रूप में नहीं चलेंगे। कृषि सीखनी है तो कृषि यूनिवर्सिटी की आवश्यकता नहीं, तो कृषि गुरुकुल बन, लेकिन वो कृषि गुरुकुल बनने तक की हमारा मार्ग कैसा रहेगा, क्या योजना रहेगी? तो रास्ता तो लंबा होगा, परंतु गुरुकुल चल ही नहीं रहा है, हम सामान्य विद्यालय में कृषि सिखा रहे हैं।
इसको देखकर लक्ष्य का नहीं चलता है। हाँ, वाले को पता है कि अंतिम लक्ष्य है विद्यालय में कृषि नहीं, खेत में विद्यालय, खेत में कृषि गुरुकुल। ये अभी शिशु वाटिका या वो बाल संस्कार केंद्र और गीता वर्ग और ये सब चल है, वे नहीं, घर में गुरुकुल, गृह गुरुकुल। तो ये इसको कहते हैं युगानुकूल। जब हम बनाना चाहते हैं तब युग का, अनुकूलता का और हमारी योजना का हम समन्वय कैसे करेंगे, इसके बारे में स्पष्ट होना। ये सिद्धांत तो ये है कि हमें आज की दुनिया में रहना है तो पूरे विश्व से अलग होकर हम नहीं रह सकते। तो विश्व के अन्य देशों से हम लेंगे, जरूर लेंगे, परंतु सूत्र क्या बनाया, देशानुकूल बनाकर ले। सूत्रों का हमें बहुत अच्छी तरह से विवरण करना होगा। और ऐसे समझना होगा, ये सामान्य संज्ञाएं नहीं है, देशानुकूल और युगानुकूल। वो बहुत व्यवहार में लागू करने वाली दोनों बातें हैं, उनको अच्छी तरह से समझना होता है। इसलिए मैंने अभी परसों कहा था ना कि तत्व समझना तो सरल है, व्यवहार को ठीक से बिठाना यही कठिन होता है। और पग पग पर हमें फिर से देखना है, फिर से देखना है, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ऐसा होता है। इसमें जो तत्व का एलिमेंट है उसमें ग्रेनेस तो है, लेकिन वो काफी हद तक ब्लैक एंड व्हाइट है। बहुत ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। गोष्ठी में अपने आचार्य जी, अपने पूर्ण ब्रह्मति के धर्म आचार्य जी, उन्होंने, मैंने एक बार निरूपण में कहा, भाई हमें तत्वांतरण नहीं करना है, रूपांतरण करना है, इसको लेकर शास्त्रों की पुनः प्रस्तुति करना। तो वे एकदम हमारे पर प्रसन्न हो गए। हाँ, उनको तत्व को रूप समझने लगते हैं, इसी में हम काफी उलझे हुए रहते हैं। इसलिए हमारे हर प्रयास में R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता है ना, वो हर पग पर होना चाहिए R&D। अब हम आज का शब्द प्रयोग कर रहे हैं, R&D डिपार्टमेंट। वो हमारा चिंतन का विभाग जो है, चिंतन, अवलोकन, प्रयोग, परीक्षण, ये विभाग तो हमारा होना ही चाहिए हमेशा। ये तत्वांतरण और रूपांतरण का एक उदाहरण कुछ अभी के तत्वांतरण और एकदम सामान्य उदाहरण, एकदम सामान्य माने एकदम सामान्य। कपड़े पहनना ये मनुष्य के लिए तत्व पहनना चाहिए। हाँ, आप ऐसे निर्जन विस्तार में रहते हैं जहां अपने कपड़े नहीं पहने तो कोई ये नहीं करता, परंतु कपड़े पहनने के दो मुख्य आधार हैं, शरीर रक्षा वातावरण के विपरीत प्रभावों से, और शील रक्षा। तो अब हिमालय के जंगल में अकेले रहते हैं तो शील रक्षा का प्रश्न तो नहीं है, परंतु शरीर रक्षा का तो वहां भी प्रश्न है। तो फिर क्या हुआ, वस्त्र पहनना मनुष्य के लिए तत्व है, परंतु देश काल परिस्थिति अनुसार वस्त्रों में बदल होना ये तो व्यवहार ही है।
तो आप विवाह समारोह में गए हैं और अलंकार नहीं, रंगीन कपड़े नहीं, श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, ये तो नहीं चलेगा। और किसी के श्रद्धांजलि सभा में गए तो विवाह समारोह वाले कपड़े पहनकर गए तो नहीं चलेगा। तो ये रूपांतरण है, तत्वांतरण नहीं है। तत्व तो आपने कर ही लिया, लेकिन हाँ, मेरा शरीर है, मेरी स्वतंत्रता है। मैं कपड़े पहने रास्ते पर निकलूं तो किसी को क्या लेना देना है? मुझे नहीं चाहिए, शरीर रक्षा भी नहीं चाहिए और शील रक्षा जैसा तो मेरा कोई प्रश्न ही नहीं है। ये तत्वांतरण हुआ, रूपांतरण नहीं, तत्वांतरण हुआ कि मैंने कपड़े ही पहनने को मना कर दिया। तो शील रक्षा और शरीर रक्षा वाला विषय ही नहीं रहा, फिर तत्व ही नहीं रहा। अब कैसे कपड़े पहना, कब देश काल परिस्थिति अनुसार वस्त्र पहना, ये तो हुआ ही नहीं, आया प्रश्न ही नहीं आता है। ऐसे खान पान, वस्त्र परिधान, भवन निर्माण, शिष्टाचार की बातें, ये सारी बातें हैं। हाँ, बड़ों को सम्मान देना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, ये तत्व है। आदर करने की पद्धति सभी जगह, सभी स्थलों में, सभी परिस्थितियों में अलग अलग होती है। ये तो रूपांतरण है, बदल गया। अभी गुरुकुलों में वृक्ष के नीचे बैठकर पढ़ाना ये तत्व नहीं है। हाँ, आचार्य ऊपर बैठेंगे और छात्र नीचे बैठेंगे, ये तो तत्व है। परंतु वृक्षों के नीचे बैठकर ही पढ़ाने से गुरुकुल होता है, ये तत्व नहीं है। तो फिर आज की व्यवस्था में आप बिठाओ, हाँ, आचार्य ऊपर बैठेंगे और आचार्य खड़े रहेंगे और छात्र बैठेंगे, ये नहीं होगा, क्योंकि वो तो तत्व है और तत्व का एक स्वाभाविक व्यवहार है। परंतु वेश भी वैसा ही पहनो और वृक्ष भी वैसा ही होना, ये तो रूपांतरण का विषय है। परंपरा का सम्मान करो, ये तत्व तो है, परंतु व्यवहार में वैसा ही नहीं रहेगा। एक बार एक श्लोकार्ध मैंने कहा था, तातस्य कूपोयमिति ब्रुवाणः क्षारम जलम का पुरुषः पिबन्ति। अरे परंपरा को मानो, पिताजी का सम्मान करो, पितामह का सम्मान करो, ये तो तत्व तो है। परंतु मेरे पिता ने खोदा हुआ कुआं है, मेरी 2 पीढ़ियों से चल रहा है, उसी कुएं का जल में पीऊंगा, भले ही सड़ गया हो। ये इसमें रूपांतरण आवश्यक है। ऐसे तत्वांतरण और रूपांतरण की बात हुई। वेदों में अब आज के पर्यावरण की समस्या है। पर्यावरण का प्रश्न वैश्विक स्तर पर भी जब चर्चा में आता है, तब केवल 5 महाभूतों की ही बात कही जाती है। वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण। अभी भी अग्नि का प्रदूषण और आकाश का प्रदूषण ये तो आता ही नहीं है इनमें, ये विषय ही नहीं, मैंने समझ में ही नहीं आता कि आकाश महाभूत का भी प्रदूषण हो सकता है और अग्नि महाभूत का भी प्रदूषण होता है। अभी अटके तो हैं इन तीनों में ही। और फिर क्या करते हैं, तत्व नहीं समझते, इसलिए करते क्या है, उसका इंडेक्स और उसको दूर करने के उपाय और ये सब करते रहते हैं। मुख्य बात है मनुष्य के लोभ, स्वार्थ और लालच, सुविधा और अपने से छोटे माने महाभूतों को अपने दास मानने की प्रवृत्ति, इसमें से प्रदूषण का निर्माण तो हुआ है। ये तो परिणाम है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि। शुरुआत तो मनुष्य के मन की स्वार्थी वृत्तियों में है, वहीं से हुआ है। अब इस तत्व को नहीं समझते। वेदों में
सारे पंच महाभूतों को देवता माना गया है। वरुण देवता, पृथ्वी देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, देवता माना। फिर देवताओं की स्तुति की, देवताओं के लिए यज्ञ किया, यज्ञ भाग देना, देवताओं को प्रसन्न करना, ये है। अब उपाय कहाँ ढूंढना चाहिए? यहाँ ढूंढना चाहिए। तो देवताओं की स्तुति करते रहना, वेद के मंत्रों का उच्चारण, अग्नि मानकर आज द्रव्य यज्ञ तो हो रहे हैं, परंतु द्रव्य यज्ञ के बारे में भी तत्व बताते हैं, परंतु व्यवहार रूपांतरण नहीं करते। और बाकी के सारे यज्ञ की तो बात ही नहीं करते। तो हमने रूपांतरण नहीं किया, तत्व को मान लिया परंतु रूपांतरण नहीं किया। तो रूपांतरण करने के लिए संस्कृत छोड़कर हिंदी भाषा में बताओ या अपनी कोई भी भाषा में बताओ। खुलासे करना, खुलासे करना माने निरूपण करने की पद्धति बदलो, व्यवस्थाएं बदलो, रचनाओं में लागू करो इनको। ये जो है उसका रूपांतरण। जो समस्याएं उस समय नहीं थी, उस समय उनका उल्लेख नहीं हुआ था कि ये कैसे करना, वो आज की समस्याओं को देखकर उसके अनुसार उसकी रचना करो। ये तो रूपांतरण है। ऐसे तत्वांतरण और रूपांतरण को समझना। आज वेद रेलेवेंट क्यों नहीं रहे? हमने रूपांतरण नहीं किया, इसलिए। फिर वेदों के तत्वों को मानते हैं, केवल जानते समझते नहीं हैं। तो जानना समझना, वो भी तत्व को जानना समझना होगा। आज तत्व को जानने समझने वाले लोग भी हैं, परंतु उसका रूपांतरण नहीं करने के कारण से वो परंपरा खंडित हो गई। वो भी एक कारण है। उस कारण से वेद, उपनिषद आदि रेलेवेंट नहीं रहे। तो युगानुकूल बनाना माने रूपांतरण करना और युगानुकूल बनाना, उसको स्वीकृत बनाना। तो ये तो बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी का ही मामला है। और तत्व को अच्छे से समझना। और कब हम तत्व को छोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं और वो नहीं करना, फिर भी उसको लोगों में स्वीकृत बनाने की चेष्टा करना, ये रूपांतरण है। इसी को युगानुकूलता कहते हैं। जी, दुनिया बड़ी है अभी तो। सभी जगह में हम बोलते हैं कि बच्चों को नौकरी नहीं करेंगे। हाँ, हाँ, हमारा ये है कि सब अपना व्यवसाय बने, हाँ, ऐसे इसे देख हाँ, रहे हैं। हाँ। लेकिन उसके साथ वाला जो है, और किसी को दास नहीं बनाएंगे, नहीं बना। वो वाला हम छोड़ दे रहे हैं। वो छोड़ दे रहे हैं। तो ऐसा है ना कि आधा उठा लेना, ये तो और भी खतरनाक है। तो हर जगह में यही बात है कि वी वांट टू एम्प्लॉय पीपल, हाँ, वी वांट टू गिव जॉब्स टू पीपल। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अब देखो इसके साथ कितने कितने प्रश्न जुड़े हुए हैं, कितने मुद्दे जुड़े हुए हैं। मैं 2 मुद्दों का उल्लेख करूंगी। एक, किसी का दास बनना और बनाना, ये क्या है? हम सामान्य भाषा में भी कहते हैं, मैं तेरे बाप का नौकर हूं तो तुम कहते हो वो करूं। तो ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि कोई किसी का काम क्यों, इसको लेकर ये आया कि नौकर मत बनाओ, और नौकर बनो भी नहीं। अब नौकर बनेंगे नहीं तो आपका नौकर कौन बनने वाला है? वो तो आप लाचारी का और नासमझी
उपयोग कर लेते हैं कि लोग आपके नौकर बनते हैं, अदरवाइज कौन आपका नौकर बनेगा। परंतु ये स्वाभाविक स्वतंत्रता का विषय हुआ। अगर आपने दैशिक शास्त्र पढ़ा होगा तो उसमें ये विषय आता है स्वाभाविक स्वतंत्रता। उस स्वाभाविक स्वतंत्रता की वृत्ति से प्रेरित होकर कोई कहता है मैं तुम बताओ वो काम क्यों करूं, नहीं करूंगा, तो फिर सामने वाला भी कहेगा तो मैं तुम्हारे बाप का थोड़े नौकर हूं, मैं भी नहीं करूंगा। जहां विपुल मात्रा में जो चाहिए वो सब कुछ होता है तो कौन किसका नौकर बनेगा। उसके आधार पर यदि आपने कोई व्यवसाय शुरू किया तो कोई नहीं मिलेगा आपको। आज भी घर का काम करने वाली नहीं मिलती है, नौकर नहीं मिलते हैं, ऐसा तो स्थिति आएगी ही। ये एक पक्ष है। परंतु दूसरा पक्ष है घर में सब एक दूसरे के काम करते ही हैं, एक दूसरे के काम करते ही हैं। माँ बाप बच्चों का, शिशु का जो ध्यान रखती है, सेवा करती है, संगोपन करती है, वात्सल्य से प्रेरित होकर। बच्चे बीमार हैं तो रात्रि में माता पिता जगते ही हैं, क्या उनके नौकर से करते हैं। कोई रास्ते में गिर गया है उसको उठाना क्या कानून है? नहीं, परंतु मानवता की दृष्टि से दया और करुणा से करते। तो दया, करुणा, स्नेह, सख्य, आदर, श्रद्धा, वात्सल्य, ये सब प्रेम के ही विभिन्न स्वरूप हैं। उससे प्रेरित होकर किसी का काम करना ये आदर्श है। और परस्परानुकूल बनना ये उसका तत्व है। किसी को नौकर नहीं बनाना या नौकर। तो व्यवहार में हमारे आया था, खेत में काम करने के लिए, खेत तो बड़ा है, 4 बेटे चाहिए, ये पहले लोग मांगते थे कि खेत में काम करना है, अकेले से कैसे होगा, 4 बेटे चाहिए। अब बेटे नहीं है तो जिनको रखते हैं उनको साथी कहते हैं, उनको भागीदार बनाते हैं। फिर वो व्यापारी पीढ़ी में भी भागीदार होते हैं, नौकर नहीं होते हैं। अब नौकर भी होते हैं या परिस्थिति के वश में होकर नौकरी करनी पड़ी या नौकर रखते हैं, तो फिर स्वामी को अपने नौकर के संपूर्ण योगक्षेम का विचार करना है। उसकी पुत्री का विवाह करना अच्छे से वो स्वामी का कर्तव्य है। उसके बेटे की पढ़ाई अच्छे से होना ये स्वामी को ध्यान रखना है। तो उसको अपने घर के हिस्सा बनाकर, घर के सदस्य बनाकर रखना, ये हमारी परंपरा रही है। ऐसे ही तो 100 साल पहले, 150 साल पहले होता था। तो किसी को नौकर नहीं बनाना और किसी का नौकर नहीं बनना, केवल ये तो सरफेस कथन कर दिया, उसके पीछे कितना बड़ा सांस्कृतिक भावात्मक बैकग्राउंड है। ये तो एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष जो मेरे स्मरण में आया वो ये है कि अपने संपूर्ण समाज में अर्थार्जन के लिए उद्योग, व्यापार, वाणिज्य और बाद में नौकरी भी है, और चौथी भिक्षावृत्ति भी है। तो नौकरी तो करते ही थे लोग, नौकरी के साथ चाकरी शब्द भी जुड़ा था। तो एक तो नौकर और चाकर का मैंने अभी बताया कि जिसकी नौकरी करते हैं उसका कर्तव्य ये है कि इसको नौकर माने हेय मत मानो, अपने घर का अंग मानो और उसके पूरे योगक्षेम की चिंता करो, ये तो एक। परंतु नौकरी का जो क्षेत्र था वो केवल अर्थार्जन का, अर्थार्जन उसका मुख्य ये नहीं था। समाज में इस प्रकार के नौकरी करने वाले लोग भी चाहिए।
इसका इम्प्लीकेशन क्या है? वो अपना उत्पादन नहीं कर रहे हैं, वो वाणिज्य नहीं कर रहे हैं, वो सांस्कृतिक सेवा वैद्य की, आचार्य की, धर्माचार्य की नहीं कर रहे हैं, फिर भी इनकी आवश्यकता है, तो फिर वे नौकरी करेंगे। कौन, कहाँ से शुरू होता है? राजा से। राजा, मंत्री, अमात्य, सेनापति, पुरोहित, राजवैद्य और वो जो बाबू लोग, और फिर वो परिचर्या करने वाले चाकर लोग, सार्वजनिक काम करने वाले नौकर चाकर, ये सब ऐसा एक वर्ग समाज में भी है। परंतु वहां राजा की प्रतिष्ठा है, नौकरी करने वाला नहीं है, परंतु बहुत अच्छे अच्छे श्रेष्ठ काम कर सकता था स्वतंत्र रहकर, तो भी उसने समाज के हित के लिए नौकर बनना स्वीकार किया है। इसलिए उसको स्वामित्व का अधिकार भी दिया और आदर भी दिया, इतना आदर कि वो भूमि पर वो देवता है। ऐसी व्यवस्था। तो ये जो इसका सांस्कृतिक पक्ष है ना, हम केवल आर्थिक पक्ष देखते हैं और केवल मैनेजमेंट का पक्ष देखते हैं। उसका जो सांस्कृतिक पक्ष है, हमारी परापूर्व से जो चलता आया है, उसको नहीं देखते हैं। उसे देखने पर वो पूर्ण विचार होता है। फिर उसमें नौकरी करने वाला हेय नहीं, उल्टा उसके प्रति सम्मान की भावना आती है। और ऐसी नौकरी करने वाला भी निष्ठा और वफादारी और समर्पण, इससे काम करता है। तो ये निष्ठा, वफादारी, समर्पण हम पैसे से यदि आंकेंगे तो हो ही नहीं सकता। अब कभी कभी सुनते हैं ना, अमेरिकन सैनिक और भारतीय सैनिक में अंतर क्या है? अभी भी भारत का सैनिक मातृभूमि की रक्षा के लिए ही लड़ता है, प्राण भी देता है, पैसे के लिए नहीं। ये हमारा जो सांस्कृतिक पक्ष है, इसको हर स्थान पर लागू करना, तब जाकर। और फिर स्ट्रक्चर में नौकरी करने वालों का प्रतिशत बहुत कम होता था। 10% होंगे जो नौकरी करते होंगे, परंतु उस 10% का सम्मान अलग प्रकार से है, स्वीकृति अलग प्रकार से है। तो जब हम कहते हैं ना, मैं किसी के नौकर नहीं बनना, किसी को नौकरी में नहीं रखना, वो भी अधूरा। जैसे आपने कहा नौकर नहीं बनना, ये तो सिखाते हैं, नौकर बनाना नहीं, ये नहीं सिखाते, परंतु उसके आगे फिर जो इतना बड़ा सांस्कृतिक पक्ष है वो नहीं सिखाया। तो इसका तो कोई अच्छे से प्लेसमेंट नहीं हुआ। पूरे सांस्कृतिक जीवन जो है समाज का, में प्लेसमेंट होना ये आवश्यक होता है। आज कैसे रचना बदलने लगी है, जॉब, नौकरी, इसी के बहुतायत। वो सब कोई नौकर बनना चाहता है क्योंकि सुरक्षा है, सुरक्षा मानते हैं। वो स्वाभाविक स्वतंत्रता भूल गए, व्यावहारिक स्वतंत्रता भी भूल गए। किसी के बाप का नौकर हूं ऐसा कहना ही भूल गए। ऐसा विचार, हाँ नौकरी तो करना है, अरे सुविधा है ना, महीना पूरा हुआ कि हाथ में आ गए पैसे, अब तुम चलाओ। ये जो वृत्ति परिवर्तन, वृत्ति माने मानसिकता में परिवर्तन है, व्यवस्था में परिवर्तन है कि जो भी आता है नौकरी करना चाहता है, फिर वो 2 लाख रुपए के हो या 20,000 रुपये के हो, उसी में सुरक्षा ढूंढना। तो ये समाज आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही बैकवर्ड हो गया है, अशिक्षित हो गया है, समझता ही नहीं है कुछ, और आत्मविस्मृत हो गया है, स्वमानहीन हो गया है, निर्बुद्ध हो गया है, जीवंतता कम हो गई है, प्राणवान नहीं रहा है। इतनी डेरोगेटरी बातें इसके संदर्भ में हमें करनी पड़ती है, ऐसी स्थिति हो गई है।
असंवेदनशील, उसको चुभता ही नहीं है। बॉस यदि डांटता है ना तो चुपचाप सुन लेता है, उस समय तो कुछ करता नहीं, बाहर आकर मित्रों में बॉस को गाली देता है। सामने खड़ा है तो बॉस इज ऑलवेज राइट, और बाहर बॉस इज ऑलवेज रॉन्ग। ऐसा, लेकिन कभी भी नहीं कहेगा जा तुम्हारी नौकरी नहीं कर, ऐसा नहीं कहता। कई संदर्भ में जब हम गुरुकुल में छात्रों से बात करते हैं और वे अपने जीवन की दिशा तय करना चाहते हैं, तो इसमें नौकरी को हे नहीं मानना, लेकिन नौकरी के पीछे मानसिकता क्या होनी चाहिए, किस प्रकार की नौकरियां मान्य है, ऐसा सकते हैं, मानसिकता भी चाहिए और किस प्रकार की नौकरियां भी चाहिए, इसकी भी परिभाषा होनी चाहिए। अच्छी पिक्चर लोगों के सामने प्रस्तुत कर सके। कोई भी चीज है नहीं है, लेकिन उसके पीछे की मानसिकता और उसके पीछे का क्या है, वो कॉम्प्रोमाइज हुआ तो ही वो काम हो जाता है। ऐसा नहीं तो नौकरी नहीं करना, केवल इतना एक सिद्धांत रखा तो समाज में कितनी ही व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी, बनेंगी नहीं, ऐसा होगा। इसलिए आर्थिक विषय को लेकर जो भी लोग अपना विषय, जैसे आप निरूपण करना चाहते हैं, उनको उसका सामाजिक पक्ष, भावात्मक पक्ष और सांस्कृतिक पक्ष, ये तो ध्यान में लेना ही होगा कि इन आइसोलेशन नौकरी नहीं करना ये भी सही नहीं है, नौकरी ही करना ये भी सही नहीं है, किसी का काम नहीं करना ये भी सही नहीं है। इन आइसोलेशन ऐसे वाक्यों का, ऐसे कथनों का कोई अर्थ नहीं रहता है। तो संदर्भ पूरा समझना चाहिए पहले। यही कहते हैं खंड खंड विचार मत करो, समग्रता में देखो। पहला अध्याय हमारे निरूपण का, दूसरा अध्याय, ये इन्हीं बातों को ध्यान में लेकर होता है। अब आगे बढ़ो। तो इस समय 4 मिनट और हैं अभी हमारे पास। आप बताओ। नहीं, बस इतना ही बताना था। तीसरा ग्रंथ जो है भारतीय शिक्षा के व्यवहारिक आयाम, उसके प्रथम 2 अध्यायों पर हम विशेष चर्चा कर रहे थे। ग्रंथ को पकड़ा हुआ है लेकिन छोड़ा भी नहीं है उसको। ग्रंथ को पकड़ के भी रखा है और अब वो पकड़ना हो गया। अब फिर खंबा पकड़ लिया और फिर कहते खंबा छोड़ ही नहीं रहा है। वही चिंतन वही था, हमने तत्व और व्यवहार की बात की, वही था, और उसमें फिर युगानुकूलता की बात की, तो दूसरा अध्याय भी वही था उसका। वही था। बस इतना ही जोड़ना था। दूसरा ग्रंथ है, उसमें पहला खंड है तत्व चिंतन और दूसरा खंड है व्यवहार चिंतन। वो तत्व और व्यवहार का संबंध कैसे बिठाना, इसका ही शास्त्रीय समझो प्रतिपादन है। भले ही पुराण शैली में है, माने उदाहरण को लेकर, विवरण को लेकर, विस्तार को लेकर, परंतु सिद्धांत रूप में तत्व और व्यवहार का संबंध कैसे बिठाना, इसी का वो निरूपण है। और उसके आधार पर फिर हमारा समग्र विकास का मॉडल कैसा है, उसके व्यावहारिक ये क्या है संदर्भ, इसका हमने तीसरे ग्रंथ में किया है। तो ग्रंथ प्रथम है, वो प्रथम अध्याय ही है, और ग्रंथ 2 है
वो द्वितीय अध्याय है, और बाद में जो चौथा और पांचवा है वो तो संदर्भ है, युगानुकूलता के संदर्भ है कि देखो आज स्थिति विश्व की ऐसी है कि हम अपने आप को बिल्कुल निकृष्ट मानते हैं और निर्बुद्ध लोगों को बुद्धिमान लोग आदर्श मानने लगे हैं। ये हमारी समस्या है। चौथे ग्रंथ का तो वही मुख्य केंद्रवर्ती विषय है। तो ग्रंथों को इस रूप में देखना, 10 ग्रंथों को एक यूनिट के रूप में देखना, यहां से शुरुआत होती है भृगु याज्ञवल्क्य की। श्वेत केतु में वहां तक आकर हम पहुंचे हैं, अरे हाँ ये 10 ग्रंथ मिलकर एक यूनिट है। तो जो आकलन की पोटेंसी बढ़ती है ना, वो है ये पोटेंसी बढ़ाना चाहिए। बार बार इतना सारा पढ़ने को नहीं बैठना, परंतु जो छोटी गुटिका बनाकर, गोली बनाकर खा लिया, रोज एक गुटिका खाओ। श्वेत केतु का आपने उदाहरण दिया था। श्वेत केतु में उपनिषद गंगा में उसका एक पूरा एक वो है, और बहुत अच्छे से समझ में आता है श्वेत केतु के अध्येताओं को वो देखकर। श्वेत केतु और उदालक का क्या वो जब पढ़कर आ गए थे उसके बाद भी फिर उनको चिंता हुई कि हाँ वो उन्होंने पढ़ा या नहीं पढ़ा, उसका उनके व्यवहार में दिख रहा था। फिर वापस से उनको मूल में लेकर गए और उसका अध्यात्म क्या है, तत्व क्या है वो समझाया। हाँ, और उनका वाक्य था तत्त्वमसि श्वेत केतु, ये तुम हो। ऐसे बेटा बहुत अच्छा, वो एपिसोड इतना अच्छा है, मैं बार बार देखती थी। एक शिक्षक को कैसे तत्व पढ़ाना चाहिए वो भी उसमें बहुत अच्छी तरह से मिलता है। तो 4 मिनट हो गए।